हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हमारी सीरीज चैप्टर नंबर 5 की चल रही है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसमें हम लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करने वाले हैं कि मैग्नेटाइजेशन क्या है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। राइट, मैग्नेटाइजेशन पहले हम लर्न करेंगे, फिर मैग्नेटाइजेशन जानेंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड वैक्यूम परमेबिलिटी, मीडियम परमेबिलिटी क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगाऊंगा मैग्नेटाइजेशन का। मैग्नेटाइजेशन क्या है वो हम पहले तो जानेंगे। राइट, मैग्नेटाइजेशन फ्रेंड्स, मैग्नेटाइजेशन यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो कितने इजीली हम उसको मैग्नेटाइज कर पा रहे हैं। राइट, उसमें उसका रोल रहेगा। राइट, तो मैग्नेटाइजेशन अगर हमें किसी बॉडी को मैग्नेटाइज करना है तो डिपेंड करता है कि बॉडी का वॉल्यूम कितना है, उसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितनी है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी जो है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कब होगा, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होनी चाहिए। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने पिछले सारे लेक्चर्स में डिस्कस करी है। एक बार वापस मैं बता रहा हूं कि मान लो कोई न्यूक्लियस है, कोई भी मटेरियल हो, किसी न किसी एटम का बना होता है। राइट, अब उस न्यूक्लियस के आसपास कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। राइट, अब इलेक्ट्रॉन इस तरफ रिवॉल्व कर रहा है तो हमारा करंट इस तरफ होगा, और करंट हमारा इस तरफ होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारी उसी डायरेक्शन में होगी। अब देखो, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर करो तो अंदर की तरफ, ओके, इस प्लेन में अंदर की तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसी तरफ हमारी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हमने फॉर्मूला डिस्कस करा था, m = IA। जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक मोमेंट होगी। तो ये हमें पता है कि जितने भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हमारे मोशन कर रहे हैं वो सारे अपनी खुद की छोटी छोटी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में ये भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं और जब करंट फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे दोनों पोल क्रिएट होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। देखो, मान लो ये रिंग के अंदर करंट हमारा यहाँ इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो अगर मैं फिंगर को इस तरह से कर्ल करूँ, राइट, इस तरह से हम कर्ल करें तो थंब हमारा ऊपर इंडिकेट कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ का है। अब मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर की तरफ रहेगा तो उसका मतलब क्या होगा कि साउथ पोल यहाँ पे है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, क्योंकि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ होती है। आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि मैंने एरो इस तरह से लगाया है तो ऊपर वाला पोल जो होगा हमारा वो नॉर्थ पोल बनेगा। अभी आप देखो तो आपके सामने वाला पोल नॉर्थ है, अगर मैं इस रिंग को ऐसे कर दूं तो नॉर्थ पोल ऊपर चला जाएगा, पहले नॉर्थ पोल आपके सामने है। राइट, अगर मैं रिंग को ऐसे कर देता हूं तो नॉर्थ पोल ऊपर चला जाएगा। राइट, तो ये हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी है। यानी कि मैग्नेटाइजेशन में भी मैग्नेटिक मोमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पता होगा तो ही मैग्नेटाइजेशन क्या है आप समझ पाओगे। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। मैग्नेटाइजेशन की पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फिर उसका फॉर्मूला, फिर वो वेक्टर है या स्केलर, और फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि बोर्ड में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। हम पूरी ये जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ करेंगे एनसीईआरटी की, ताकि आपको बोर्ड के लिए ही उतना यूजफुल रहे और कोई आपको कन्फ्यूजन भी ना रहे। राइट, जब आप जेई और नीट में जो डिनोशन है, डिनोशन एम, एच, काई, म्यू, इस तरीके के हम सारे एनसीईआरटी के यूज़ करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा मैग्नेटाइजेशन की, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम is defined as मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन को हम यहाँ पे कैपिटल M के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, तो मैथमेटिकली मैग्नेटाइजेशन हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। राइट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसमें होता क्या है
कि कोई भी मटेरियल हमारा हो, कोई भी मटेरियल हो, उसके अंदर जो छोटी छोटी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहती है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन पे डिपेंड करती है। हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। और ये जो डाइपोल मोमेंट होती है उनकी अलग अलग डायरेक्शंस रहती है, राइट। ये तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आती है, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है तो ऑल डाइपोल्स आर इन रैंडम डायरेक्शन। जो हमारी मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी डाइपोल की वो अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में रहेगी, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई आस, कोई पास, इस तरह से, राइट, कोई आजू बाजू, इस तरह से रहेगी जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, राइट। जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा एक्सटर्नल, डाइपोल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट करेगी। हमने जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लगा रखा है उसकी डायरेक्शन में वो अलाइन करना स्टार्ट करेगी। 100% पैरेलल अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि थर्मल एजिटेशन होने की वजह से वो इस तरह से पिक्रेश मोशन रहता है, उसका वाइब्रेशंस करते रहते हैं, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्मल एजिटेशन क्या है, तो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर मिलने से उसके पास एनर्जी बढ़ेगी एटम के अंदर मॉलिक्यूल की, तो एनर्जी बढ़ने से वो अपना क्या करेगा, रैंडम मोशन ऐसे करता रहेगा। इसीलिए 100% पैरेलल अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन जितना आप मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल स्ट्रांग रखोगे उतना हमारे यहाँ पे जो डाइपोल है, मैग्नेटिक मोमेंट है, वो ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम पैरेलल हुआ जाए। जितना हो सके उतना वो ट्राई करेंगे कि पैरेलल हो सके, पैरेलल अलाइन होने की ट्राई करेंगे, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अब देखो मान लो इतना ही वॉल्यूम मैं दूसरा एक ड्रॉ करूं, राइट, ये मैंने उतना ही दूसरा वॉल्यूम ड्रॉ करा, अब उसमें डाइपोल कम है, डाइपोल ही कम है, राइट। तो दोनों का वॉल्यूम मान लो सेम है पर इसमें मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है कंपेयर टू दिस, राइट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जिसकी ज्यादा रहेगी सेम वॉल्यूम होने पे, उसका हमारा मैग्नेटाइजेशन ज्यादा आएगा, राइट। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज मैग्नेटाइजेशन। फ्रेंड्स, बहुत सारी रेफरेंस बुक में मैग्नेटाइजेशन को आई से भी रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी के हिसाब से कैपिटल एम लिखा है और मैग्नेटिक मोमेंट को यहाँ हमने स्मॉल एम लिया है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का हमारा जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला, तो आई इंटू ए, तो इसका यूनिट आएगा एम्पियर, एरिया का यूनिट आएगा मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का हमारा यूनिट आएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा यूनिट आया एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट। यही यूनिट आगे जाके हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी लर्न करने वाले हैं, उसका भी यही यूनिट रहेगा, एम्पियर पर मीटर, राइट। और इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला मैं आपको बताऊं तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा रहेगा यहाँ पे A1 L-1, राइट। अगर हम पहले L-1 लिखें, M0 L-1 T0 A⁻1, ये हमारा मैग्नेटाइजेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, M0 L-1 T0 A⁻1, राइट। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया मैग्नेटाइजेशन को, और एरो से आपको पता चल ही रहा है कि मैग्नेटाइजेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और फ्रेंड्स, मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक मोमेंट रहेगी उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटाइजेशन आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन is in the direction of magnetic moment, in the direction of magnetic moment। अब फ्रेंड्स इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अब आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। आगे हमें यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी के साथ ये मैग्नेटाइजेशन का रिलेशन क्या है वो हमें लाना है, राइट। तो यहाँ पे मैं लाइन कर देता हूँ इस तरह से, राइट। अब मान लो कि हम एक सोलेनॉइड अज्यूम करते हैं, हमारे पास यहां पे एक सोलेनॉइड है, ओके।
अब सोलेनॉइड के अंदर हम एक मटेरियल प्लेस कर रहे हैं, ओके। सोलेनॉइड के ऊपर यहाँ पे टन्स हमने वाउंड कर रखे हैं, ये पूरा आप सोलेनॉइड मान लो इस तरह से। कंसीडर अ सोलेनॉइड of length L having a number of turns per unit length B n। उसके ऊपर n नंबर ऑफ टर्न्स हमने बाउंड कर रखे हैं पर यूनिट लेंथ। आपको पता है स्मॉल n मतलब नंबर डेंसिटी होती है हमारी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पे जब करंट पास करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज B0 इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। ये हमारा फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना जनरेट होगा, B0 इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, राइट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे एक मटेरियल एंटर कर रहे हैं अंदर जिसको हमें मैग्नेटाइज करना है। मान लो हमने एक मटेरियल अंदर एंटर करा। अब ये जो मटेरियल है उसका मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है, थोड़ा सा पार्ट उसका ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड है। मान लो मैं आपको थोड़ा सा अंदर डाइपोल मोमेंट रहेगी, लेकिन आपको इजीली समझ आए इसलिए मैं ऐसा करके दिखाता हूं कि इतना ही ऑलरेडी मैग्नेटाइज है, राइट। यानी कि ये नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन है, ओके। Let one material with non-zero magnetization is placed inside solenoid यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा मैग्नेटाइज्ड है, ऐसा मटेरियल हम रख रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर में, राइट। अब वो जो मैग्नेटाइज्ड है उसको इसकी वैल्यू मान लेते हैं हम कि BM है, BM जितना मैग्नेटाइज्ड है, राइट। और फ्रेंड्स, जितना वो मैग्नेटाइज रहेगा, राइट, जितना वो मैग्नेटाइज रहेगा उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें तो अंदर की डाइपोल मोमेंट भी क्या होगी, और ज्यादा पैरेलल अलाइन करेगी। मैंने अभी आपको दिखाया कि यहाँ पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो अंदर जो छोटी छोटी डाइपोल्स हैं, ये वाली हमारी जो छोटी छोटी डाइपोल मोमेंट है, वो और ज़्यादा पैरेलल होगी। जितनी ज़्यादा पैरेलल होगी हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही स्ट्रांग होगा पर यूनिट वॉल्यूम, और जितना हमारा नेट मैग्नेटिक मोमेंट स्ट्रांग होगा उतना हमारा मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नेटाइजिंग ऑलरेडी जो मैग्नेटाइजिंग है मटेरियल, राइट, वो डिपेंड करेगा मैग्नेटाइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा मटेरियल उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके पास होगा, राइट। मटेरियल हमारा जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड उसके पास ज़्यादा होगा, राइट। अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है म्यू 0 m। ये जो म्यू 0 है, ये म्यू 0 इसको बोलते हैं वैक्यूम परमिएबिलिटी, वैक्यूम परमिएबिलिटी। फ्रेंड्स, ये वैक्यूम परमिएबिलिटी क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने बताया कि जितना मटेरियल हमारा मैग्नेटाइज होगा, राइट, कितना मैग्नेटाइज होगा वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। वो मैंने आपको यहाँ दिखाया कि जितना मैग्नेटिक फील्ड हम ज्यादा अप्लाई करेंगे हमारी जो डाइपोल है वो ट्राई करेगी कि पैरेलल अलाइनमेंट हो, और जितना डायरेक्शन सबकी एक डायरेक्शन में रहेगी उतनी हमारी नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगी। जितनी नेट मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगी उतना हमारा यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा, राइट। अब इसका क्या रोल है वैक्यूम परमेबिलिटी का, ये मैं आपको दिखाता हूँ। वैक्यूम परमेबिलिटी एक्चुअली क्या चीज है वो हम यहाँ पे समझते हैं, राइट। तो देखो, मान लो एक हमारे पास एक मटेरियल है, उसमें से लाइन मैग्नेटिक लाइन पास कर रही है, राइट।
तो मटेरियल की एबिलिटी कितनी है लाइंस को पास करने की, मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करने की एबिलिटी कितनी है। मान लो हमारे पास कोई मटेरियल है ये, अब इसके अंदर से कितनी इजीली लाइन पास कर रही है, पेनिट्रेट कर रही है, नंबर ऑफ लाइन, यानी कि फ्लक्स ये मटेरियल जो है वो कितना इजीली उनको पास होने देता है, उसकी एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम परमिएबिलिटी बोलेंगे। मीडियम में होगा तो मीडियम परमिएबिलिटी। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स when the object is placed inside the magnetic field। जब हम किसी बॉडी को ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जब हम किसी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो मटेरियल होगा ये हमारा मटेरियल है, ये हमारा मटेरियल है। तो जब भी हम बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसमें से लाइन कितनी इजीली पास हो सकती है, राइट, वो बॉडी के नेचर पे डिपेंड करेगा, बॉडी के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो लाइन कितनी इजीली पास हो सकती है, उस प्रॉपर्टी को हम यहां बोलेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम ऑब्जेक्ट को मटेरियल के अंदर, मटेरियल को, ऑब्जेक्ट को रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तब लाइन हमारी कितनी इजीली पास हो रही है वो हमारी ये परमिएबिलिटी शो करेगी, राइट। अगर वैक्यूम हुआ तो म्यू जीरो आएगा, मीडियम हुआ तो म्यू आएगा, और दोनों का रेशियो क्या आएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, रिलेटिव परमिएबिलिटी आएगी, वो आगे हम थोड़ा उसमें डिस्कस करेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना हो गया, बी। तो देखो ये जो नॉन मैग्नेटाइज मटेरियल है उसकी वैल्यू Bm है, और मैग्नेटिक करंट हमने यहां से पास करा, सॉरी, करंट पास करने से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो B0 है। तो सोलेनॉइड के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना आया, तो मैं यहां लिखूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड is defined as net magnetic field inside solenoid is defined as B is equal to B0 plus Bm, right। तो यहां पे हम डिफाइन करते हैं B0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू जीरो Ni प्लस Bm की वैल्यू हमारे पास क्या है, म्यू जीरो M, राइट। फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक नई क्वांटिटी जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट। अब सोलेनॉइड में जितने टर्न्स होंगे हमने बाउंड कर रखे होंगे, करंट पास करेगा हर एक टर्न में से, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है ये मैं आपको बताता हूं। फील्ड, इसकी डेफिनेशन में लिख रहा हूं, फील्ड इन विच मटेरियल अ मटेरियल इज प्लेस्ड for magnetization is called magnetizing field or magnetic intensity। फ्रेंड्स ये डेफिनेशंस आपको समझ आएगा कि क्या है एक्चुअल में। फील्ड इन विच अ मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन, जिस फील्ड के अंदर हमने मटेरियल को मैग्नेटाइज होने के लिए रखा है वो फील्ड, यानी कि ये बाउंड्री हमारी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इतने फील्ड के अंदर हमने इस मटेरियल को रखा हुआ है। तो ये मटेरियल क्या करेगा, मैग्नेटाइज करना चाहेगा, डाइपोल मोमेंट को पैरेलल अलाइन करना चाहेगा। इतना जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, ये ब्लैक कलर की लाइंस हैं, वो चाहेगी कि जो हमारी रेड कलर की डाइपोल मोमेंट है वो सारी पैरेलल अरेंज हो जाए, राइट। फील्ड इन विच अ मटेरियल इज प्लेस्ड फॉर मैग्नेटाइजेशन, मटेरियल का वो पार्ट जिसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है मैग्नेटाइज होने के लिए, तो वो जो फील्ड रहेगा ये वाला, ये जो फील्ड रहेगा
उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी, राइट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अब H रख दूं तो म्यू 0 H प्लस म्यू 0 M आ जाएगा। यहां से आप म्यू 0 कॉमन निकाल लो तो H प्लस M हो जाएगा हमारा, राइट। B इज इक्वल टू म्यू 0 H प्लस M। फ्रेंड्स एनसीईआरटी में हमें इसको इस तरह से डिफाइन करा रखा है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी H को इस तरह से डिफाइन कर रखा है, राइट। B अपन म्यू 0 को अगर हम मैग्नेटाइजेशन B अपन म्यू 0 में से अगर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू माइनस करें तो प्रैक्टिकली हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की वैल्यू मिलेगी। तो एनसीईआरटी में इस तरह से डिफाइन कर रखा है। अब देखो आप M को इस तरफ ले आओ, आप M को राइट साइड ले आओ और फिर म्यू 0 को ऊपर ले लो तो भी हमें मिल जाएगा H प्लस M, राइट। तो कोई भी तरीके से आप निकालो, दोनों तरीके से सेम आ रहा है। इसके ऊपर से भी जेडबल, देखो मैं फॉर्मूला हाईलाइट कर रहा हूं, इसके ऊपर से जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट, इसके ऊपर से आ चुके हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, राइट। तो आई होप ये आपको प्रॉपरली आइडिया आया होगा। अब मैं इसको मिटाऊंगा, इसको मिटा देता हूं मैग्नेटाइजेशन को, और यहाँ पे हम आगे जो हमारा इसका सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटाइजेशन आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि क्या चीज है। अब देखो यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इक्वेशन आया, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं, इसको हमारा इक्वेशन नंबर 3 या हमारा इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। अब फ्रेंड्स जितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज्यादा होगी वो क्या करेगी, चाहेगी कि डाइपोल मोमेंट सब पैरेलल अलाइन हो जाएं, राइट। जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड ज्यादा, देखो हम चाहते हैं कि हमारी डाइपोल सारी पैरेलल अरेंज हो जाए। हम ऐसा क्यों चाहते हैं, ताकि ऐसा होने से इस तरह से अभी डाइपोल हमारी रैंडम डायरेक्शन में है सारी, इस तरह से अगर सारी डाइपोल हमारी पैरेलल आ जाती है तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ेगा, राइट। मैग्नेटाइजेशन कब बढ़ेगा, जब लाइंस पैरेलल आएगी। लाइंस पैरेलल कब आएगी, जब हमारा ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है वो ज्यादा होगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ, प्रैक्टिकली वी कैन से दैट मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, राइट। हमारा जितना मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगा उतना दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, राइट। जितना हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उतना हमारा मैग्नेटाइजेशन ज्यादा रहेगा। और अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमारे कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे काई एम। काई एम क्यों लिख रहा हूं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी चैप्टर नंबर 2 में हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। तो वेर काई एम इज कांस्टेंट विच इज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, वो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि मटेरियल का नेचर कौन सा है, राइट। एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा हमारा कांस्टेंट, राइट। तो ये भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आया जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 5। फ्रेंड्स ये जो मटेरियल होंगे हमारे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रॉड रखा है, यहाँ पे एक मटेरियल रखा है, ये मटेरियल क्या करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा मैग्नेट बनना चाहते हैं, राइट। तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज आती है, जैसे कि डायामैग्नेट, पैरामैग्नेट, फेरोमैग्नेट। तो ये ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। हमारे जिस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड नेगेटिव होगी ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे डायामैग्नेट। डायामैग्नेट जिस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी यहां पे छोटी रहेगी और नेगेटिव में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेट बोलेंगे। जिस मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी यहां पे स्मॉल और पॉजिटिव रहेगी, सॉरी हाँ स्मॉल और पॉजिटिव रहेगी, उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेट। और जिसकी ससेप्टिबिलिटी लार्ज
और पॉजिटिव रहेगी उसको हम बोलेंगे फेरोमैग्नेट, जो मैग्नेट बनने के लिए सबसे अच्छे मटेरियल हैं, राइट। तो इसके बारे में ऑलरेडी हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करने ही वाले हैं, राइट। तो अभी मैं वापस ये मिटा रहा हूं क्योंकि हमें यहाँ पर और जगह चाहिए। इसके ऊपर से नीट में क्वेश्चन आ चुका है, नीट 2016 में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और नेगेटिव होगी तो डायामैग्नेट होगा मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल और पॉजिटिव होगी, स्मॉल और पॉजिटिव होगी तो हमारा मैग्नेट पैरामैग्नेट होगा मटेरियल, और लार्ज और पॉजिटिव रहेगी तो वो हमारा फेरोमैग्नेट मटेरियल रहेगा। अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, ये आप नोट कर लो, राइट। इसके बाद अब हम इसकी वैल्यू को, जो हमारी ये वैल्यू आई मैग्नेटाइजेशन की, उसको हम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। तो सब्स्टिट्यूट, एक और मैं आपको समझा सकता हूं यहां पे कि ससेप्टिबिलिटी, अगर आपको क्लियरिटी नहीं आई हो कि ससेप्टिबिलिटी क्या चीज है, तो देखो ससेप्टिबिलिटी जो है दैट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी which determine how easily a material can be magnetized. फ्रेंड्स हर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। कुछ कुछ मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है, कुछ कुछ तो बहुत ही जिद्दी होते हैं, ओके, जल्दी से मैग्नेटाइज नहीं होते, राइट। आप पे भी कुछ बच्चे क्या होते हैं, एक बार टीचर ने बोला पढ़ना है तो पढ़ना है, कुछ कुछ बच्चे मैं तो नहीं पढ़ूंगा कुछ भी हो जाए, राइट, मैं तो फोन देखूंगा। तो उस तरीके से मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है। कुछ कुछ मटेरियल काफी इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है, ओके, और कुछ कुछ मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो पाते। तो इट इज द प्रॉपर्टी विच डिटरमाइन हाउ इजीली अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज। मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज हो पा रहा है उसकी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलेंगे, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको और थोड़ा एक चीज बताऊं तो ये जो है वो ओरिएंटेशन है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, राइट। ओरिएंटेशन डिग्री बताता है कितने एंगल पे है, राइट, कितनी ओरिएंटेशन पे है, ओके, बी एम और एच, राइट। ये मैग्नेटाइजेशन हमारा, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो उनका ओरिएंटेशन कैसा है वो भी डिफाइन करता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ यार, ये आपने नोट कर लिया होगा ताकि हमारे पास यहाँ पे जगह हो जाए। अब देखो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0 H प्लस, यहां पे हमें M की जगह पे रखना है काई एम एच। अब आप देखो फ्रेंड्स कि यहां पे H को अगर हम कॉमन निकाल लें तो क्या बाकी बचेगा अंदर 1 प्लस काई एम, राइट, 1 प्लस काई एम, ये वैल्यू हमारे पास बाकी बचेगी, ओके। एंड ये जो क्वांटिटी हमारी आई μ0 1 प्लस काई एम, ये क्वांटिटी वो भी काफी स्पेशल है, राइट। इसको बोला जाता है परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। मान लो हमने पहले कोई मीडियम नहीं रखा था, मीडियम हमने अप्लाई कर दिया तो हम लेंगे म्यू इज इक्वल टू μ0 1 प्लस काई एम, और अगर हम इस μ0 को यहाँ पे नीचे ले आते हैं तो म्यू अपॉन μ0 हमारा हो जाएगा 1 प्लस काई एम, राइट। एंड एज वी नो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम परमेबिलिटी, उसके रेशियो को हम बोलते हैं म्यू आर। ये हमारी मीडियम की परमेबिलिटी है, तो मीडियम की परमेबिलिटी को हम डिवाइड करेंगे वैक्यूम की परमेबिलिटी से, तो फ्रेंड्स वो रेशियो में हमारा निकल के आएगा म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, राइट। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, राइट, म्यू आर हमारा हो जाएगा 1 प्लस काई एम, ओके। तो यहां पे हमारी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी आएगी, हमें मिलेगी 1 प्लस काई एम जितनी, वेयर म्यू आर दैट इज अ रिलेटिव परमिएबिलिटी, ओके। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए काफी हेल्पफुल होगा,
हमारे नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर से, नीट 2020 में, और जेईई मेंस के भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी ये आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हम म्यू आर लिख सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी तो अभी हमारा फॉर्मूला ये है, राइट। म्यू अपन म्यू जीरो को हमने यहाँ म्यू आर ले लिया, ओके। यहाँ पे म्यू आर सिर्फ हमारा इतना है, म्यू आर इंटू म्यू। अब म्यू आर इंटू म्यू क्या है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, म्यू अपॉन म्यू जीरो इज इक्वल टू म्यू आर। तो म्यू हमारा हो जाएगा म्यू जीरो म्यू आर, म्यू जीरो म्यू आर। तो म्यू इंटू म्यू, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है मेरी, हाँ मैंने आपको बोला कि ये जो है 1 प्लस का आई एम वो हमारा म्यू आर है, म्यू आर, और म्यू जीरो तो पहले से है ही म्यू जीरो। तो म्यू जीरो इंटू म्यू आर, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या आएगा, म्यू। तो म्यू इंटू एच। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कोई मीडियम एंटर करा है तो हमारा फॉर्मूला ये रहेगा फॉर एनी मीडियम, फॉर एनी मीडियम। और फॉर वैक्यूम और फॉर एयर मीडियम क्या आएगा, बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो एच, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वैक्यूम हुआ तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे बी जीरो इज इक्वल टू म्यू जीरो एच, और अगर दूसरा कोई मीडियम हमने ले लिया तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा बी इज इक्वल टू म्यू एच। और म्यू जीरो क्या है वो मैंने आपको बताया कि कितना इजीली हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा किसी मटेरियल के अंदर से, कितना इजीली वो अलाउ करेगा पास करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये मैंने आपको लाइन टू लाइन पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा है। आई होप आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, ओके। और अगर ये फॉर्मूला आपको लर्न रहते हैं तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि मैग्नेटाइजेशन हो या मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो, दोनों का यूनिट एक ही है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। और फ्रेंड्स हमारी जो ससेप्टिबिलिटी है, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, कितना मैग्नेटाइजेशन हुआ कितनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी के अंदर, मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, राइट। तो उसका कोई यूनिट नहीं आएगा क्योंकि इसका भी एम्पियर पर मीटर, इसका भी एम्पियर पर मीटर, दोनों का यूनिट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। तो ये थियरी बोर्ड के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आपको आइडिया आएगा कि कितने टाइप के मटेरियल्स आते हैं और वो मटेरियल्स डाया है, पैरा है या फेरो है। इसी के जरिए ससेप्टिबिलिटी के जरिए हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हमें पता चलेगी उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी, और उससे मटेरियल की प्रॉपर्टी पता चल पाती है कि मटेरियल हमारा कौन सा होगा, राइट। वो प्रॉपर मैग्नेट बनने के लायक है या नहीं है, कितना अच्छे से अच्छा मैग्नेट वो बन सकता है, ये सारी हमें आइडिया आएगी, राइट। तो अभी हमने क्लियर करा कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी H क्या है, परमिएबिलिटी क्या है, वैक्यूम परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी क्या है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आइडिया होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। फ्रेंड्स हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 हैं हमारे नीट के और 2 जेई मेन के, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारा नीट 2020 फेज 1 का, एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599, यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें बता रखी है 599, राइट। मैग्नेटाइजिंग फील्ड H यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी को मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलते हैं, तो कितना है 1200 एम्पियर पर मीटर। परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज, हमें यहाँ पे मटेरियल की परमिएबिलिटी निकालनी है, तो हमारा फॉर्मूला आता है एक तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम। तो पहला म्यू आर निकाल लेते हैं, 1 प्लस 599 यानी कि क्या हो जाएगा 600, राइट। अब देखो बी इज इक्वल टू एन आयरन रॉड, हमें यहाँ पे निकालना है द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इज, मटेरियल की परमिएबिलिटी कितनी आती है हमारी, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 प्लस काई एम, राइट। म्यू इज इक्वल टू, ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, म्यू जीरो 4 पाई 10⁻⁻⁷ 1 प्लस 599, यहाँ पे हमारा 600 हो जाएगा, तो 4 पाई यहाँ पे हमारा 600 10⁻⁷, 6 4 जा
24 पाई, और 2 डिजिट यहाँ से कट जाएंगे तो -पाई हो जाएगा। अगर एक और डिजिट हम यहाँ पे काटें तो 2.4 पाई 10⁻⁻⁴। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बी, 2.4 पाई 10⁻⁴। यस, टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, काई हमारे पास है, एच हमारे पास है, तो एच की भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने μ=μ01 + काई m से ही काम चला लिया, राइट। अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव किसके लिए होती है? डायमैग्नेटिक मटेरियल। पप्पू सा क्वेश्चन, राइट। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। अ बार मैग्नेट इज demagnetized by inserting it inside a solenoid of length 0.2 meter and 100 tons। कैपिटल N/L, यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स हमारे कितने हैं? 100, और लेंथ हमारी कितनी है? 0.2 सॉरी, तो 2 कर दे तो यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा, 1000/2 यानी कि 500, यानी कि नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास आए 500, राइट। अब देखो, कैरिंग करंट ऑफ 5.2 एम्पियर, करंट कितना है? 5.2 एम्पियर। तो हमें यहाँ पे पता करना है द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो क्या फॉर्मूला आएगा? H = Ni, राइट, यानी कि 500 × 5.2। तो हम यहाँ पे 52 × 5 कर दें तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 26, यानी कि 26000, और एक पॉइंट इसका हमारा कट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आया? 2600, ये आंसर आया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोल रखा है ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बता रखी है 99, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर इज। तो फ्रेंड्स, परमिएबिलिटी हमारी क्या आती है? μ0 × 1 + काई m, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁷, 1 + 99, 99 + 1 यानी कि 100, यानी 4 पाई 100 यानी 10⁻2 10⁻⁷, तो म्यू हमारा आ जाएगा 10⁻⁵, राइट। तो आंसर हमारा कौन सा आया? 4 पाई 10⁻⁵, ये वाला आंसर आ जाएगा, राइट। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे और 4 क्वेश्चंस करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारे 4 क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं, और जेईई मेन 2019 का पहले हम करते हैं। अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब विद साइड 1 सेंटीमीटर हैज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ 20 10⁻⁻⁶। तो यहां हमें मिल जाएगा मैग्नेटाइजेशन। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें बता रखी है 20 10⁻⁶, और वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻², उसका क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां हमें कितना मिल जाएगा? 20 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, यानी कि मैग्नेटाइजेशन में मिल गया 20 एम्पियर पर मीटर, राइट। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब ऐसा बोला गया कि व्हेन अ मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ अ 60 10⁻³ यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी बता रखी है H, दैट इज 60 10⁻³ एम्पियर पर मीटर इज अप्लाइड, इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें निकालनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला करा था, क्या आता है? तो फॉर्मूला हमारा आएगा M = काई m H, राइट। हमें यहाँ पे काई m निकालना है, तो m/h कर लेंगे। m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 20 है, h की वैल्यू 60 10⁻³ है, तो 23 सा 1/3 हमारा हो जाएगा 0.3333 10⁻⁻3, और यहाँ पे अगर हम एक डिजिट और मूव करेंगे तो 3.33 10⁻⁴। तो पहला हमारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, राइट। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आया? डी। तो हमें आंसर मिल गया 3.33 10⁻⁴, राइट। अब फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन जेईई मेन 2023 का है। इसमें ऐसा बोला है द करंट रिक्वायर्ड टू बी पास्ड थ्रू अ सोलेनॉइड ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ एंड 60 टन्स। तो ऐसा कब देते हैं? जब नंबर ऑफ टन्स और लेंथ पर यूनिट लेंथ निकालनी हो तब। तो 60 टन्स है और लेंथ हमारी 0.15 ले लेते हैं मीटर में, तो 16 डिवाइड बाय 100 कर लेते हैं, तो 100 ऊपर जाएंगे और 15 4 और यहाँ पे हमें टन्स मिल गए 400, राइट। एंड इन ऑर्डर टू बी डीमैग्नेटाइज अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी में बता रखी है
2.4 10⁻³ तो कितना करंट पास हुआ होगा? अगर इतनी मैग्नेटिक इंटेंसिटी जनरेट हो रही है तो करंट कितना होगा वो हमें पता करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इंटेंसिटी का, जब हमने फॉर्मूला अभी लर्न करा कि H इज इक्वल टू एन आई आता है, राइट। I हमें निकालना है तो H अपन N कर लेंगे। H हमारे पास यहाँ पे है 2.4 10⁻³ और N का वैल्यू हमारा है 400, राइट। 2.4/400 करिए तो कितना आएगा? 2.4/4, ये 10⁻² को ऊपर ले आते हैं तो 3 - 2, 2.4/4 10⁻1। अब आप देखो कि अगर मैं ये हटा लूं तो यहाँ नीचे 10 आ जाएंगे, 10 10 कैंसल, 4 6 24, तो आई हमारा कितना आया? 6 एम्पियर, राइट। तो हमें यहाँ पे मिल गया 6 एम्पियर, है ना। अब हम करते हैं फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन जो जेईई मेन 2021 में आया हुआ है। इसमें बोला गया है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रॉड इज 499। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यहाँ बता रखी है 499। म्यू जीरो हमारे पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 ऐसा यूनिट। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ रॉड इज, यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यानी म्यू निकालना है, राइट। तो फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला आया है म्यू आर इज इक्वल टू 1 + Chi_m, जो कि आपको पता है। म्यू आर मतलब क्या आता है? म्यू अपन म्यू जीरो 1 + Chi_m। ये म्यू जीरो को हम यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो 1 + Chi_m, राइट। तो ये आता है हमारा 4 पाई 10⁻⁻7 1 + Chi_m कितना बता रखा है? 499। तो ये हमारा हो जाएगा 500, 5 4 20 और 2 0 पाई 10⁻⁻7। 3 डिजिट अगर हम यहाँ पे मूव करेंगे 1 2 3 तो 2 पाई 10⁻⁻4। तो हमें यहाँ पे पाई 10⁻⁻4 के मल्टीपल में लाना है। पाई इंटू 10⁻⁻4 का मल्टीपल क्या है हमारा? 2। अब देखिए ये रहा 2, तो हमारा आंसर यहाँ पे बना 2, राइट। तो ये भी हमारा हो गया। अब हम जेईई मेन 2023 का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस लेक्चर का, राइट। द फ्री स्पेस इनसाइड अ करंट कैरिंग टॉरॉइड इज फिल्ड विद द मटेरियल ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी फ्रेंड्स यहाँ बता रखी है हमें 2 10⁻², राइट। तो इसके जरिए हम काम कर सकते हैं, परमेबिलिटी ला सकते हैं। हमारा यही फॉर्मूला म्यू आर इज इक्वल टू 1 + Chi_m। तो म्यू आर हमें मिल जाएगा 1 + 0.02, 1.02 म्यू आर की वैल्यू हमें मिल गई। द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड विल बी। परसेंटेज कितना चेंज हुआ? तो देखो B इज इक्वल टू B0 म्यू आर हमें मिलता है, राइट। अगर मैं B0 को नीचे ले लूं तो B/B0 और म्यू आर हमें मिला 1.02। फ्रेंड्स आपको पता है कंपोनेंट डिविडेंडो, अगर हम यहाँ पे डिविडेंडो करें, अगर मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस करूं तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी मुझे करना पड़ेगा 1 माइनस, तो यहाँ भी 1 माइनस करेंगे इंटू 100%, इंटू 100%। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 0.02 इंटू 100%। तो 2 डिजिट मूव करेंगे तो 1 और 2, हमारा आंसर यहाँ पे आया 2%, राइट, 2%। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, राइट। और उसके बाद हमने डिस्कस करा कि रिलेशन किस तरह से लाया जा सकता है, और जो फॉर्मूला हमने सब पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रहने चाहिए क्योंकि फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है आपने देखे, राइट। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम करते हैं समाप्त। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, राइट। तो तब तक आप बाकी का सब पढ़ लीजिए और बहुत अच्छी तरह से लेक्चर देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। ओके, तो मिलते हैं, बाय एवरीवन।